हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 8 करेंगे। सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, सेक्शन 8 हमें क्या बताती है कि ये 3 वर्ड है ना, ये रेलिवेंट होंगे, इनके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। ठीक है, ये तीनों वर्ड हमें याद रखने हैं। ये तीनों जो वर्ड है ना, इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। पी से प्रिपरेशन, सी से कंडक्ट, एम से मोटिव। ठीक है, फिर उसके बाद मोटिव एक मूविंग पावर होती है। और आप जानते हो प्रिमिलरी में आता है, जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो मोटिव इज़ नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए क्राइम। ठीक है, ये क्राइम का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ये प्रिमिलरी में आता है, याद रखना है। लेकिन मोटिव क्या कहीं पर एविडेंस दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है। कहाँ पर? सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, वहाँ पर मोटिव का एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 8 में अगर कोई भी रेलिवेंट फैक्ट है जो मोटिव को बताते हैं, जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर दिया जा सकता है, ये मोटिव रेलिवेंट होता है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन आपको पता है, ये स्टेज ऑफ क्राइम होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम होता है जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तब। ठीक है, और यहाँ पर रेलिवेंट बताया गया है। फिर कंडक्ट की बात करता है, कौन सा कंडक्ट? प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दोनों ही रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भाई किन का कंडक्ट रेलिवेंट होता है? द पार्टीज ऑफ द सूट हैं और उन पार्टीज के एजेंट हैं, उनका कंडक्ट रेलिवेंट होता है। एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इन सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस किया गया है, यानी विक्टिम पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, उसका कंडक्ट भी रेलिवेंट है। ठीक है, कंडक्ट किसका रेलिवेंट है? प्रिमिलरी में आता है पार्टी ऑफ सूट का, उसके अथोराइज्ड एजेंट का, और उसके साथ ही जो विक्टिम पार्टी होती है उसका भी कंडक्ट रेलिवेंट होता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर भाई कौन सा किसके साथ पढ़ा जाएगा ये लिख रखा है, इलस्ट्रेशन आप वहाँ से देख लेना बेरक से। 11 टोटल इसमें इलस्ट्रेशन है, ज़्यादा इलस्ट्रेशन है, याद रखना। इसमें क्वीन इम्पर्स वर्सेस अब्दुल्ला का केस इम्पोर्टेंट है। फिर जब हम सेक्शन 8 की बात करते हैं ना, तो सेक्शन 8 में हमें 2 चीज़ और देखनी होती हैं। ठीक है, कि जो कंडक्ट है वो कंडक्ट में जो स्टेटमेंट है ना, मियर स्टेटमेंट ही कंडक्ट नहीं मान लिया जाएगा। सेक्शन 8 में कंडक्ट के लिए कंडक्ट प्लस में कुछ अदर फैक्ट का एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। ठीक है, तभी उसको कंडक्ट को रेलिवेंट मानेंगे सेक्शन 8 में। अगर सेक्शन 8 में मियर स्टेटमेंट को रेलिवेंट नहीं मानते तो कहाँ मानेंगे? ये सेक्शन 32 में मान सकते हैं, 32 के क्लोज 1 में, 157 में मान सकते हैं। लेकिन याद रखना, मियर स्टेटमेंट इज नॉट कम अंडर द सेक्शन 8 एज ए कंडक्ट। फिर उसके बाद हम सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 में फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, देखो जब सेक्शन 9 है उसमें हमारे पास अगर हम यूँ कहें कि कितने रेलिवेंट फैक्ट दिए गए हैं, तो हम इसको 9 रेलिवेंट फैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर टोटल 5 में भी आता है। अब 9 कैसे? जैसे पहले में है एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस, 2 हो गए हैं। फिर सपोर्ट रिबट 4, द आइडेंटिटी ऑफ प्लेस एंड थिंग 6 हो गए हैं। फिक्स द टाइम और प्लेस 7, 8 हो गए हैं। रिलेशन ऑफ पार्टी 9 हो गए हैं। या तो ऐसे 9 करके याद रख लो या फिर 5 में याद रख लो। ठीक है, कि ये सारे वर्ड्स रेलिवेंट हैं सेक्शन 9 में। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसमें टोटल इलस्ट्रेशंस कितने हैं? 6 हैं। ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, आइडेंटिफिकेशन जो परेड होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 में है, शॉर्ट नोट मेंस में भी बनता है, प्रिलिमिनरी में भी याद रखना पड़ता है। ठीक है, द फैक्ट विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज्ड आर रेलिवेंट, पर्सन की या थिंग की दोनों की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करवाई जा सकती है सेक्शन 9 में। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज से रिलेटेड है और ये एट द इंस्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये
जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है उसके बिहाफ पर आईओ एप्लीकेशन लगाता है मजिस्ट्रेट को, वहाँ पर उसे परमिशन मिलती है। ये कहाँ दे रखा है? 54A CRPC में प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हेल्ड करवाता है? ये मजिस्ट्रेट हेल्ड करवाता है, ठीक है। अच्छा, जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड की जाती है उस टाइम पुलिस वाला पास भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन है उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है टू टेस्ट एंड स्ट्रेंथन ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द सबस्टेंटिव एविडेंस विटनेस इन कोर्ट। जो भी कोर्ट में विटनेस आए हैं उसकी ट्रस्टवर्दीनेस का टेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर एक और चीज़ कहते हैं इसमें, एक पर्पज़ और होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये चेक करती है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन राइट वे जाने लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्री में क्वेश्चन आता है कि कौन हेल्ड करवाता है, ठीक है। तो करवाएगा कौन? मजिस्ट्रेट करवाएगा। किसके इंस्टेंस पे होगी? ये कौन इसको इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा? पुलिस ऑफिसर लगाएगा, ठीक है। और कौन इसको करता है? कौन आइडेंटिफाई करेगा उस पर्सन को, अक्यूज्ड को या थिंग को? कोई भी विटनेस जो होता है ना वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अच्छा, जब आइडेंटिफिकेशन होता है ना उससे पहले सिर्फ जब वो ऑक्यूरेंस हुआ ना उस टाइम उस अक्यूज्ड को उस विटनेस ने देखा हो, उससे पहले वो उसको नहीं जानता हो, तभी टीआईपी करवाई जा सकती है, ठीक है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है मलखान सिंह स्टेट ऑफ एमपी। मलखान सिंह स्टेट ऑफ एमपी में ये एविडेंसरी वैल्यू इसकी क्या है ये बताया है। एक वीक टाइप ऑफ की एविडेंस है, ये सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं है, यानी टीआईपी के आधार पर, केवल टीआईपी के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर सेक्शन 8 में है द थिंग सेड डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस ऑफ कॉमन डिजाइन। देखो सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले तो सेक्शन 10 में कोई भी रेलिवेंट फैक्ट है उसके लिए कि रेलिवेंट है, कोर्ट के पास ये ग्राउंड हो, रीजनेबल ग्राउंड हो। क्या रीजनेबल ग्राउंड हो? कि 2 और मोर पर्सन्स इंटर्ड इनटू कंस्पिरेसी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कंस्पिरेसी में इंटर हुए हैं, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या एक्शनेबल क्लेम को कमिट करने के लिए वो कंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है। और फिर उनमें से किसी पर्सन ने, जो कंस्पायर्ड हुए हैं उनमें से किसी पर्सन में या तो सेड डन या रिटन, ठीक है, किसी भी तरह से जो उनकी कॉमन इंटेंशन थी कंस्पिरेसी को, उसके बारे में उसने कहा है, लिखा है या फिर कुछ ऐसा किया है, ठीक है, तब ये रेलिवेंट हो जाती है। और कब रेलिवेंट होगी? ये आफ्टर द टाइम व्हेन इंटेंशन टू कंस्पायर वाज फर्स्ट इंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ दैम, तब ये रेलिवेंट होगी। और सेक्शन 10 का पर्पज़ क्या है? सेक्शन 10 का पर्पज़ है कि वह एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेसी के बारे में या फिर द पार्टिकुलर पर्सन वाज ए पार्टी ऑफ इट। तो सेक्शन 10 में हमें क्या क्या याद रखना है कि 2 या मोर पर्सन हैं, कंस्पायर्ड हुए हैं, उनकी कॉमन इंटेंशन को इंटरटेन किया गया है और उसके बारे में उन अक्यूज्ड में से किसी ने सेड डन या रिटन किसी तरह से उसको इंडिकेट करवाया है और कोर्ट का ये रीजनेबल बिलीव है, ठीक है, तभी ये पर्पज़ के लिए एविडेंस दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्शन 10 में है ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये है, ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर बेस्ड है, ये इसको नेसेसरी इविल भी कहा है, सेक्शन 10 को नेसेसरी इविल भी कहा है, ठीक है। फिर सेक्शन 10 में कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पायर, किहेर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सरदार शार्दुल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बद्री राय, ये राय है RI राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी के लिए इनके नाम याद रखना कि सेक्शन 10 में इंक्लूड है। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पायर का केस एक बार आप पढ़ भी लेना। फिर किहेर सिंह वाला ये कंस्पिरेसी में सेक्शन 120A और B है, वहाँ भी आता है, ठीक है।
बाकी याद जरूर कर लेना कि ये सेक्शन 10 से रिलेटेड है। उसके बाद है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रेलिवेंट। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 10 में भाई फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है लेकिन अदरवाइज रेलिवेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो इसमें दो चीज़ बताई है। इनकंसिस्टेंट, यदि कोई भी फैक्ट एंड इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तब रेलिवेंट हो जाते हैं सेक्शन 11 में। तो ये बताया है कि प्ली ऑफ एलिबाई, इसका मीनिंग है परजेंस एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइम। जब क्राइम कमिट किया तब अक्यूज्ड एट द प्लेस ऑफ क्राइम नहीं था, वो प्लेस ऑफ क्राइम से इतनी दूर था कि पॉसिबल ही नहीं था कि वो प्लेस ऑफ क्राइम पर हो सके। ठीक है, तो ये फैक्ट इन इश्यू क्या है कि मर्डर हुआ है लेकिन अक्यूज तो यहाँ पर था ही नहीं, परजेंस ही नहीं था, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया ना मेन फैक्ट इन इश्यू से। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट हाइंगली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। यदि फैक्ट इन इश्यू रेलिवेंट फैक्ट का हाइंगली प्रोबेबल बनाता हो या इम्प्रोबेबल बनाता हो, कोई ऐसा फैक्ट है तो वो दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस इसमें इम्पोर्टेंट है। रैज वर्सेस प्रभुदास, ये केस इसमें इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 11 में दो केस इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 हमें क्या बताता है? ये डैमेजेस की बात करता है। ठीक है, जब भी कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा सूट आता है जिसमें कंपनसेशन डिटरमाइन करना होता है, तो कोर्ट को वो फैक्ट्स हेल्प करते हैं उस कंपनसेशन को और उसको डैमेज को डिटरमाइन करने में। तो ऐसे फैक्ट सेक्शन 12 में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिमिनरी के लिए हमें याद रखना है कि सेक्शन 12 डैमेज से रिलेटेड बात करता है और इस सेक्शन को हम सेक्शन 55 के साथ भी पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 55। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जो सेक्शन 13 है वो राइट और कस्टम के बारे में बताता है कि यदि राइट और कस्टम इन क्वेश्चन है तब फैक्ट रेलिवेंट होंगे। तो कौन से फैक्ट? ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी पार्टिकुलर इंस्टेंस, ठीक है, जो उस राइट और कस्टम के बारे में हो वैसे, या पार्टिकुलर इंस्टेंस उस राइट और कस्टम के बारे में कोई हो, तो ये सेक्शन 13 में रेलिवेंट हो जाता है। और जो सेक्शन 13 है ना, वो कौन से सेक्शन के साथ पढ़ी जाती है? सेक्शन 13 है, उसको हमें रीड करना है। सेक्शन 32 के क्लोज 4 और 32 के क्लोज 7, सेक्शन 48। ठीक है, एविडेंस एक्ट की इन सेक्शंस के साथ पढ़ा जाता है। प्रीलिमिनरी में टोटल ये सेक्शन आ जाती हैं कि राइट और कस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी सेक्शन है, तो ये सेक्शन मिलाकर दे देते हैं, इनको याद कर लेना। बाय, जय हिंद, जय भारत।